Once again, welcome you all to my channel BCC Agriculture. अंडर कोर्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी हमने टीलेज और टेल्थ का स्टडी कर रहे हैं इस कोर्स में, और हमने इस चैप्टर पर काफ़ी लेक्चर इस पर अपलोड कर चुका हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया है इस चैप्टर में। और हम प्रोसीड करते हैं आगे फर्दर टॉपिक पर, और एक दो लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि काफ़ी लंबा चैप्टर है तो टाइम लगेगा, लेकिन हम ऑल जो भी कंटेंट है इस चैप्टर का, जो भी टॉपिक है उसको हम कम्प्लीटली डील करेंगे। कोई भी हम टॉपिक स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि एक दो टॉपिक के लिए फिर से फर्दर कोई लेक्चर या कहीं और से आपको लेक्चर देखना पड़ रहा है। तो हम इसको भले टाइम लगेगा, जितना भी लेक्चर इसका पार्ट बने, लेकिन हम इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करेंगे, तभी हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने फिर अपने लास्ट लेक्चर में भी कहा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप फॉलो करते हैं, अभी आप हम पर बिलीव करके चलते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एक्सटर्नल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यदि कोई भी रिक्वायरमेंट पिछले लेक्चर से या इस लेक्चर से आपको लगता है तो आप कमेंट करें, हम ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे, और जो हमसे बन पाए, जो भी आपका सोल्यूशन हो कमेंट के अकॉर्डिंग, तो हम ज़रूर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम डील करेंगे। तो आप थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट करके लेक्चर देखें, और लगभग 3-4 लेक्चर और लगेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और हम सीक्वेंस में ही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विथ माई लेक्चर। एंड यदि वॉइस का क्लियरेंस नहीं है तो आप प्लीज़ ईयरफोन लगा के ही यूज करें, क्योंकि मे भी थोड़ा वॉइस अल्टर हो सकता है और थोड़ा लो भी पिच हो सकता है। तो प्लीज़ ईयरफोन यूज करें इन माई ऑल द लेक्चर्स जो भी हमने अपलोड किया है। तो इसके लिए आप एक रिकमेंडेशन है कि आप ईयरफोन यूज करें। तो बढ़ते हैं। जैसा कि हम नंबर ऑफ़ प्लॉगिंग इसे पिछले लेक्चर में डील किया था। अब टाइम ऑफ प्लॉगिंग, नंबर ऑफ़ प्लॉगिंग में हमने देखा था डिफरेंट क्राइटेरिया कि हम डिपेंड ऑन द सॉइल कैसे नंबर ऑफ़ प्लॉगिंग वैरी करते हैं, उसे टाइम ऑफ प्लॉगिंग क्या है, उसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया हम उसको डील करते हैं। द टाइम ऑफ प्लॉगिंग इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द मॉइस्चर स्टेटस एंड टाइप्स ऑफ सॉइल, कि क्या टाइम होना चाहिए प्लॉगिंग का या टिलेज का। वो डिपेंड करता है दो कंडीशन पे, कि मॉइस्चर स्टेटस क्या है सॉइल में, और टाइप ऑफ सॉइल क्या है, कि किस टाइम हम प्लॉगिंग करें। दो कंडीशन पर डिपेंड करता है, एक मॉइस्चर स्टेटस एंड सॉइल टाइप। दैट मीन वो क्ले है, सैंडी है या लोमी है, दैट मीन एलुवियम है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल हम जानते हैं, लेकिन ब्रॉड क्लासिफिकेशन देके सॉइल का तो क्ले सैंड सिल्ट करते हैं। लेकिन फर्दर हम उसके अंदर जाए क्लासीफाई करने के लिए एक ब्रॉड तरीके से, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल को हम क्लासीफाई करते हैं। तो मॉइस्चर की बात करें तो क्या सॉइल में कितना मॉइस्चर अवेलेबल है, जो भी सॉइल है उसके जो भी इंटर स्पेस होता है या इंटर स्पेस होता है तो उसमें कितना मॉइस्चर अवेलेबल है, तो उस पर भी डिपेंड करता है टाइम ऑफ प्लॉगिंग। हम फर्दर आगे बढ़े तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर द टिलेज इज 60% ऑफ द फील्ड कैपेसिटी। डैश में फील्ड कैपेसिटी के बारे में आपको फर्दर जो भी लेक्चर होगा उसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन अभी आप समझ सकते हैं 100% में 60% जो भी फील्ड कैपेसिटी का जो भी 100% है उसका 60% अवेलेबल वाटर होना चाहिए एक ऑप्टिमम टिलेज ऑपरेशन के लिए। डैश मीन 60% मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए और फील्ड कैपेसिटी, यदि हम ऑप्टिमम टिलेज करना चाहते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट चाहते हैं तो। दैट में एक बार हम फिर से डील करते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर द टिलेज। ठीक है, जो ऑप्टिमम दैट में आइडियल मॉइस्चर कंटेंट या ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट यदि हम टिलेज ऑपरेशन के लिए बात करें तो 60% होना चाहिए फील्ड कैपेसिटी का। हम फर्दर हम फील्ड कैपेसिटी को काफ़ी अच्छे तरीके से डील करेंगे, लेकिन अभी आप यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, हम जरूर इसको डील करेंगे फर्दर लेक्चर में। प्लॉगिंग एट द राइट मॉइस्चर कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन प्लॉगिंग यदि हम जो भी राइट मॉइस्चर है उसके समय करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे, और जो भी टिलेज ऑपरेशन में है यदि मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल नहीं है या मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है सॉइल में, यदि हम प्लॉगिंग करते हैं तो मे बी बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है। तो हम देख सकते हैं कि कितना हमें मॉइस्चर रिक्वायरमेंट है प्लॉगिंग के लिए, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करें टिलेज करना है कि नहीं। लाइट सॉइल, दैट्स मीन हमने डील किया था कि लाइट एंड हैवी सॉइल में क्या डिफरेंस है। लाइट सॉइल सैंडी सॉइल को हम समझ सकते हैं, और क्ले सॉइल दैट्स हैवी सॉइल। हैवी सॉइल दैट्स मीन क्ले सॉइल, हैवी क्ले। और इसके पीछे क्या रीज़न है कि हम इसको लाइट कर रहे हैं, इसको हैवी कर रहे हैं, इसको भी हम फर्दर डील करेंगे। एक चैप्टर आएगा और इसी कोर्स में आएगा, इसी सेमेस्टर में, तो हम इसको डील करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप समझ सकते हैं हैवी और लाइट में क्या डिफरेंस है। हैवी दैट्स मीन क्ले, लाइट दैट मीन सैंड। तो बढ़ते हैं आगे।
Light soil can work under wide range of moisture. That means light soil वर्क करता है हाई रेंज ऑफ मॉइस्चर। यदि ऑप्टिमम मॉइस्चर 60% है तो 80% भी होगा तो हम लाइट सॉइल, यदि सैंडी सॉइल है तो हम उसमें अपना टीलेज ऑपरेशन कर सकते हैं। यदि ऑप्टिमम मॉइस्चर 60% है तो यदि उसमें 40% भी है तो हम टीलेज ऑपरेशन कर सकते हैं। दैट्स मीन कि लाइट सॉइल में मॉइस्चर का रेंज है ना टीलेज करने का, तो वो थोड़ा वेरी कर सकता है। लोमी सॉइल कैन बी इजिली ब्रॉट टू गुड टिल्थ। दैट मीन हम जो भी लोमी सॉइल हम उसमें टीलेज ऑपरेशन करें तो हम बहुत कम प्लॉगिंग, नंबर ऑफ प्लॉगिंग से हम फाइन टिल्थ तक या गुड टिल्थ के स्टेज पर हम पहुंच सकते हैं। पल्वराइजेशन ऑफ क्ले सॉइल इज डिफिकल्ट एज दे ड्राई इनटू हार्ड क्लॉट्स। दैट मीन हम उसको पल्वराइजेशन करने का मतलब है हम उसको स्टीयर करना मुश्किल हो सकता है जब जो भी क्ले सॉइल है यदि हम वो ड्राई वेट है उसके बाद वो ड्राई हो जाता है तो क्लॉड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके बाद पल्वराइजेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम यदि क्ले सॉइल में हेवी अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड कर देते हैं और उसके बाद वो एक्सपोज हो जाता है हाई टेम्परेचर से, तो वो जो भी सॉइल है तो वो एक क्लॉड में फॉर्मेशन कर लेता है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है टीलेज ऑपरेशन। तो एक बार हम रिवाइंड करना चाहते हैं इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे टॉपिक को। दैट मीन टाइम ऑफ प्लॉगिंग मतलब कि क्या डिपेंड करता है टाइम ऑफ प्लॉगिंग एक सॉइल टाइप पर, एक मॉइस्चर स्टेटस पर। दैट मीन ऑप्टिमम मॉइस्चर हम देखें तो 60% है, उसी उतना होगा तो हम इजीली टीलेज ऑपरेशन कर सकते हैं। यदि हम लाइट सॉइल के बारे में बात करें या सैंडी सॉइल के, तो वाइड रेंज ऑफ मॉइस्चर में भी हम टीलेज ऑपरेशन ईजिली कर सकते हैं। तो ये रहा इसके बारे में। हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। कन्वेंशनल टीलेज दैट्स मीन ट्रेडिशनल टीलेज। ये टीलेज ऑपरेशन कंजर्वेशन टीलेज से डिफरेंट है। कंजर्वेशन टीलेज में हमने बात किया था कि जो भी हम टीलेज ऑपरेशन ऐसे करेंगे कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर का मल्च फील्ड में प्रेजेंट होना चाहिए लगभग जो भी उसका क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग फील्ड, क्योंकि वो जो भी मल्च छोड़ेंगे तो वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेगा बाय विंड और वाटर। तो इसके लिए हमने कंजर्वेशन टीलेज ऑपरेशन पढ़ा था जो स्पेशल टाइप ऑफ टीलेज ऑपरेशन में आता है, लेकिन ये कन्वेंशनल टीलेज ऑपरेशन है। तो इसको हम देखते हैं इसमें क्या है। इन कन्वेंशनल टीलेज, कन्वेंशनल करने का मतलब है ट्रेडिशनल। दैट्स मीन जो भी टीलेज ऑपरेशन पहले से चलते आ रहा, जो पुराने समय से किया जा रहा, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं और उसका क्या डिसएडवांटेज है कि हमें मॉडर्न टीलेज ऑपरेशन अडॉप्ट करना पड़ा। तो आप धीरे धीरे समझेंगे और बढ़ते हैं आगे। इन कन्वेंशनल टीलेज कंबाइन प्राइमरी सेकेंडरी टीलेज ऑपरेशन आर परफॉर्म इन प्रिपेयरिंग सीड बेड बाय यूजिंग एनिमल और ट्रैक्टर। जैसे कि हमने बात किया है कि जो भी टीलेज ऑपरेशन है पहले प्रेपरेटरी टीलेज ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद इंटर कल्टिवेशन, प्रेपरेटरी टीलेज ऑपरेशन में प्राइमरी सेकेंडरी एंड देन सीड बेड प्रिपरेशन। तो ट्रेडिशनल टीलेज का बारे में बात करें कन्वेंशनल टीलेज में, तो हम फील्ड को अच्छा टीलेज ऑपरेशन करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टीलेज ऑपरेशन करते हैं, देन आफ्टर फॉलोड बाय सीड बेड प्रिपरेशन। और इंटर टीलेज ऑपरेशन यदि रिक्वायरमेंट है तभी करते हैं, यदि वीड या कोई अदर अनवांटेड थिंग नहीं ग्रो हुआ तो हम इंटर कल्टिवेशन या इंटर टीलेज ऑपरेशन नहीं भी करते हैं। तो करने का मतलब कन्वेंशनल टीलेज में हम प्राइमरी या सेकेंडरी दोनों टीलेज ऑपरेशन करते हैं, जैसा कि टीलेज ऑपरेशन में होता भी है, बाय द यूज ऑफ ट्रैक्टर या एनिमल which cause hard pan in subsoil resulting in poor infiltration of rainwater. दैट्स मीन कि जो भी ट्रैक्टर या एनिमल या जो भी अदर हैवी मशीनरी हम यूज करते हैं तो उसके कारण जो भी सब सॉइल के नीचे वाला लेयर होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, तो जो भी रेन वाटर है तो उसका इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी पुअर हो जाता है। दैट मीन जो भी रेन वाटर जो भी किसी एरिया में या जो भी फील्ड पर गिरता है तो वो काफ़ी कम सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब हो पाता है, जिसका जैसे मीन सॉइल बहुत कम वाटर को एब्जॉर्ब कर पाता है और जो भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है वो ड्रेनेज हो जाता है। तो ये काफ़ी एक लॉस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, तो काफ़ी ये डिफ़िकल्ट होता है। इसी के लिए हम लोग सब सॉइलिंग टीलेज ऑपरेशन करते हैं जो कि 4 to 5 ईयर में होता है, जो स्पेशल सॉइल टीलेज ऑपरेशन के अंडर आता है। हमने एक डील भी किया था। तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, इट इज़ मोर ससेप्टिबल टू रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन, जिसके कारण यदि जो भी वाटर रन ऑफ होगा तो वो अपने साथ सॉइल को भी लेके जाएगा और इसके कारण जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है वो रन ऑफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमको यदि उस वाटर को सप्लाई करने के लिए जब में एक्स्ट्रा अवेलेबल वाटर नहीं होगा तो हमको फिर से एक्स्ट्रा एनर्जी ऑपरेट करके हमको इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन यदि सॉइल
का जो हार्ड पैन यदि ब्रेक हो जाता है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हम काफ़ी लिटिल अमाउंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। यदि किसी एरिया में इंस्पाइट ऑफ रेनफेड एरिया, जो रेनफॉल वाला एरिया है, लेकिन जो भी उसका हार्ड लेयर है उसके कारण वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, फिर भी हमें इरिगेशन देना पड़ रहा है, तो काफ़ी एनर्जी का लॉस है कि इंस्पाइट ऑफ रेनफॉल हमें इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ रहा है। तो इसके इसीलिए हम हेवी मशीनरी यूज़ नहीं करना पसंद करते हैं इरिगेशन में। दैट मीन यदि हम प्राइमरी सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन बार बार करते हैं तो जो भी नीचे वाला सॉइल है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। यदि एक सीजन में नहीं, एक ईयर में नहीं, 2 ईयर में नहीं, लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद वो हार्ड हो जाता है। इसी के लिए सब सॉइलिंग टिलेज ऑपरेशन किया जाता है। तो दैट्स मीन हम मैक्सिमम टाइम ऑफ टिलेज ऑपरेशन करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी, तो उसके कारण जो भी सब सॉइल है वो हार्ड होगा, तो उसके कारण जो भी रेनफॉल वाटर है उसका इनफिल्ट्रेशन कम होगा, जिसके कारण वो सॉइल वाटर का ड्रेनेज होगा। ड्रेनेज से एक तो वाटर लॉस होगा, एक सॉइल लॉस होगा एज सॉइल इरोजन की तरह। फर्दर आगे बढ़ते हैं। फार्मर यूजुअली प्रिपेयर फाइन सीड बेड बाय रिपीटेड प्लॉगिंग। जो भी फार्मर है वो अपना फाइन टिल्थ या फाइन सीड बेड तैयार करते हैं, रिपीटेड प्लॉगिंग करते हैं, बार बार करते हैं कि जो भी क्लॉड है वो एकदम फाइनर से फाइनर हो पाए, बहुत छोटे हो पाए, उसके बाद लेवलिंग करते हैं। Research has shown that frequental tillage is really beneficial एंड ऑफेन डेट्रीमेंटल। जो भी रिसर्च हुआ कि हमारा जो भी ट्रेडिशनल टिलेज हमेशा चलते आ रहा है, क्या वो सही है कि नहीं, उसको हमको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। तो आफ्टर लॉन्ग ऑब्जर्वेशन हमने पता किया कि जो भी ट्रेडिशनल टिलेज चलता आ रहा और जिसमें हम नंबर ऑफ प्लॉगिंग ज़्यादा करते हैं, तो उससे हमें हमारे लैंड को या जो भी क्रॉप है या जो भी सॉइल है उसको डैमेज ही होता है, काफ़ी कम चांसेस में बेनिफिशियल होता है। Repeated use of heavy machinery destroy structure, cause soil pan hard and often lead to soil erosion। बार बार हेवी मशीनरी यूज करने से जो भी हमारा स्ट्रक्चर है सॉइल का वो भी डैमेज होता है, और सॉइल का जो भी सब सॉइल का लेयर है वो हार्ड हो जाता है, और लीड टू द सॉइल इरोजन। एज रन ऑफ होगा वाटर का तो सॉइल इरोजन होगा ही। ऑल दिस रीजन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट, namely the practice like minimum tillage and zero tillage, stable mulch farming and conservation tillage। ये सब जो भी ट्रेडिशनल टिलेज का मेथड हम फॉलो करते आ रहा है, तो उसके बाद जैसे ही पता चला कि हमें कम ही फ़ायदा होता है, मैक्सिमम टाइम हमें नुकसान ही होता, तो उसी के कारण हम जो मॉडर्न अप्रोच के साथ आगे जो कैसे टिलेज ऑपरेशन करना है उसके तरफ आगे बढ़े। और उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ टिलेज ऑपरेशन डेवलप हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग ऑपरेशन डेवलप हुआ, जैसे कि हम उसको मॉडर्न कंसेप्ट के अंडर रखते हैं। जैसे कि हम सुने भी हैं नाम, जो भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होंगे तो हमको लगता है वो काफ़ी जानते भी हैं, लेकिन इसको हम काफ़ी डिटेल में जानेंगे। जैसे कि मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज एंड स्टेबल मल्च फार्मिंग एंड कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में, डेफिनेटली प्रीवियस लेक्चर में भी डील किया था, और फर्दर डील भी करेंगे इसी के अंडर। डिसएडवांटेज ऑफ कंजर्वेशन कन्वेंशनल टिलेज। दैट्स मीन हमने बोला था कि कंजर्वेशन और कन्वेंशनल टिलेज अलग अलग है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है। कन्वेंशनल टिलेज हम पढ़ें, ना कि कंजर्वेशन टिलेज। तो हम डिसएडवांटेज देखते हैं कन्वेंशनल टिलेज का, क्योंकि डिसएडवांटेज देखेंगे तब हमें पता लगेगा कि मॉडर्न टिलेज ऑपरेशन जो हमने अडॉप्ट किया है तो वो क्या इस डिसएडवांटेज को फुलफिल कर पाता है कि नहीं, डेथ में एलिमिनेट कर पाता है कि नहीं, और इसका क्या डिसएडवांटेज था कि हम मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज ऑपरेशन की तरफ बढ़े। तो वन बाय वन करके हम देखते हैं। हार्ड पैन, दैट मीन जो भी हार्ड पैन है सब सॉइल का वो बनता है, दैट मीन वन डिसएडवांटेज है। ड्यू टू यूज हेवी मशीनरी मैकेनिकल मशीन, हार्ड सॉइल फॉर्म अबाउट 20 to 30 सेंटीमीटर और सब सॉइल रीजन। दैट्स मीन हेवी मशीनरी के कारण, दैट मीन मैकेनिकल मशीन, दैट मीन ट्रैक्टर या जो भी हम एक्स्ट्रा मशीनरी यूज करते हैं, थ्रेशर जो भी फील्ड वर्क में यूज होता है, तो उसके कारण हार्ड सॉइल बनता है, जैसे मीन अबाउट 20 से 30 सेंटीमीटर के आसपास सब सॉइल, जैसे मीन एक लेयर सॉइल के नीचे। तो एक डिसएडवांटेज है। वाटर लॉगिंग, दैट मीन हार्ड पैन बनेगा तो वाटर लॉगिंग दैट मीन कॉमन ही होगा, क्योंकि यदि हम फील्ड को दो बगल से बाउंड्री करते हैं कुछ डिस्टेंस पे, और उसके बाद हम छोड़ देते हैं तो काफ़ी हेवी रेनफॉल होता है, तो वाटर नीचे तो पर्कुलेट नहीं हो रहा है, नीचे इनफिल्ट्रेट नहीं हो रहा है सॉइल के अंदर, वो एक लेयर बना हुआ है, तो जो भी वाटर है वो
वो ऊपर ही अवेलेबल रहेगा, जितना वहाँ सॉइल को एब्जॉर्ब करना था उतना करेगा, उसके बाद वो तो सॉइल के ऊपर ही अवेलेबल रहेगा, नहीं तो वो ड्रेनेज हो जाएगा। यदि उसको कहीं भी रास्ता मिलेगा ड्रेनेज होने का तो वो ड्रेनेज हो जाएगा, नहीं तो जो भी बाउंड्री है उसके एक लेयर पर वाटर एज वाटर लॉगिंग कंडीशन पर प्रिवेल रहेगा। दैट्स मीन तो एक वाटर लॉगिंग कंडीशन हो सकता है डिसएडवांटेज ड्यू टू द हार्ड पैन एंड वाटर इज स्टोर्ड अबव इट। हार्ड पैन के कारण वाटर सॉइल के ऊपर स्टोर हो जाता है। लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ड्यू टू हार्ड पैन, दैट मीन ऑल द रीजन आर कनेक्टेड टू द हार्ड पैन। जो भी सॉइल का उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, क्योंकि जो भी हार्ड पैन है सॉइल का डेवलप हो जाता है उसके कारण। ससेप्टिबल टू रन ऑफ, यदि सॉइल का जो लेयर है वो हार्ड पैन हो जाता है, रेजिस्टेंट टू वाटर हो जाता है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर वो रन ऑफ हो जाता है, उसके साथ हमें वाटर का लॉस तो होता ही है और सॉइल इरोजन भी होता है। सॉइल इरोजन ड्यू टू द रन ऑफ वाटर, दैट्स मीन हमने बात किया कि जो भी वाटर रन ऑफ होगा तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ सॉइल को जरूर ले जाएगा, तो उसके कारण सॉइल इरोजन भी होता है। पुअर इरिगेशन, दैट मीन ड्यू टू द कंपैक्शन, दैट मीन कंपैक्टेड सब सॉइल। पूरा इन इरिगेशन करने का मतलब जो भी हम इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आज इंस्पाइट ऑफ दैट हमारा जो हार्ड पैन डेवलप हो रखा, तो इन जो भी इरिगेशन दे रहे हैं तो वो भी इनफिल्ट्रेट अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो काफ़ी इरिगेशन का भी लॉस होगा। सॉइल डिग्रेडेशन, दैट मीन सॉइल डैमेज तो हो ही रहा है, दैट मीन इरिगेशन जो भी वाटर ड्रेनेज हो रहा है तो उसके साथ सॉइल इरोजन हो रहा है, तो सॉइल तो लॉस हो ही रहा है। तो इस सब कारण से हमें एलिमिनेट जो भी इस सब का डिसएडवांटेज है उसको रिमूव आउट करने के लिए हम मॉडर्न कंसेप्ट की तरफ बढ़े, और उसके बाद जो बेनिफिशियल काफ़ी ज़्यादा हद तक है हम इसको बात करेंगे क्यों बेनिफिशियल है। और इसमें काफ़ी कम लेबर एक्टिविटी है, काफ़ी कम मशीनरी यूज करना पड़ता है, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें सॉइल काफ़ी कम एक्सपोज हो पाता है दैट मीन एटमॉस्फेयर से, और इरोजन या जो भी वो लैंड इरोजन या सॉइल इरोजन इसका चांसेस भी कम हो जाता है। तो इसलिए मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज ऑपरेशन को अडॉप्ट किया गया और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट टिलेज ऑपरेशन डेवलप किया गया। तो देखते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज, और उसके बाद हम डील करेंगे कि इसका क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, क्योंकि सबका डिसएडवांटेज एडवांटेज होता ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम फाइंड आउट करना चाहें तो फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसका भी हम डिसएडवांटेज देखेंगे फर्दर। लेकिन जो भी डिसएडवांटेज है वो काफ़ी हद तक कम होगा एज हम कंपेयर टू करें कन्वेंशनल टीलेज से। With introduction of herbicide, the concept of tillage has been changed. That means जब हर्बिसाइड का इंट्रोड्यूस हुआ, दैट मीन हर्बिसाइड का यूज होने लगा, तो कंसेप्ट ऑफ टिलेज ऑपरेशन चेंज हुआ। दैट मीन यूज ऑफ हर्बिसाइड चेंज द ट्रेडिशनल टिलेज ऑपरेशन टू मॉडर्न टिलेज ऑपरेशन। प्रिपेयर सीड बेड ओनली इन रो जोन एंड कंट्रोल वीड बाई हर्बिसाइड, दैट मीन जो भी हम सीड बेड प्रिपरेशन है ओनली रो में करेंगे, रो जोन में जहाँ पर हम सोइंग करना चाहते हैं सीड का वहीं। फर्दर हम जो भी लैंड है उसको हम डिस्टर्ब ना करेंगे, जो भी हम लाइन में हम सीड शो करना चाहते हैं, जहाँ जहाँ भी हम जैसे सीड पैटर्न में सीड शो करना चाहते हैं हम उसी सॉइल को डिस्टर्ब करेंगे, उसी सॉइल में हम अपना जो भी ऑपरेशन टिलेज ऑपरेशन करना चाहेंगे उसी सॉइल में करेंगे। और जो भी फर्दर जो भी हम सॉइल में टिलेज ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं उसमें वीड डेवलप हो रखा है तो उसके लिए हम हर्बिसाइड यूज करेंगे, और डिफरेंट टाइप ऑफ हर्बिसाइड दैट मीन आता है जिसको हम यूज से जो भी वीड है उसको हम एलिमिनेट या इरेडिकेट कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे फर्दर टाइप्स ऑफ ईट, दैट मीन मॉडर्न कंसेप्ट टिलेज ऑपरेशन का क्या क्या टाइप है। तो ब्रॉड हम टाइप देखते हैं, मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज एंड कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज हमने डील किया, लेकिन फिर एक बार और डील करेंगे कंजर्वेशन टिलेज में, उसमें हम काफ़ी शॉर्ट या काफ़ी हम छोटे तरीके से डील किए थे, तो इसको हम ब्रॉड तरीके से फिर हम डील करेंगे। तो मेनली हम थ्री टाइप ऑफ मॉडर्न टिलेज को टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, एक मिनिमम, एक जीरो, एक कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज तो हम लोग ऑलरेडी डील किए हैं, लेकिन हम डिसएडवांटेज एडवांटेज नहीं डील किए हैं, तो इसको भी हम डील करेंगे। तो यहीं तक अपना चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और फर्दर हम बात करेंगे, और जो भी टाइप्स है उसको हम कम्प्लीटली डिटेल में डील करेंगे, और जो भी रेस्ट टॉपिक बचता है तो उसको भी डील करेंगे। अभी जितना भी लेक्चर लगेगा उसके बाद हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे। थैंक यू ऑल। यदि इंस्पाइट ऑफ दैट कोई आपको डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करें। यदि वॉइस से रिलेटेड डाउट है तो एक बार आप ज़रूर कमेंट करें। आई होप कि हाँ, थैंक यू ऑल। यहीं तक अपने